हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, आवेश संरक्षण का नियम और आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो हम करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगिड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। करते हैं लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था आवेश और आवेश के गुणधर्म, तो उनका रिवाइज करते हैं। देखो, आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्यों से प्रदर्शित करते हैं? क्या करेंगे? क्यों से प्रदर्शित करते हैं? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है इसका? कूलाम। चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। एसआई मात्रक हो जाएगा स्टेट कूलाम। फिर आ जाएगी आवेश की विमा। आवेश की विमा होती है ए टी। किस प्रकार से ज्ञात थी? दूसरा मात्रक क्या था आवेश का? आवेश का हमने ज्ञात किया था आई बराबर है क्यू अपॉन टी। आई बोला था धारा एम्पियर, समय और ये हो गया चार्ज। समय को ये क्या? सेकंड। ये क्या था? सेकंड। ठीक है। इससे क्या किया था हमने? आवेश का मात्रक ज्ञात किया था और उससे विभव ज्ञात की थी। फिर देखो आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार थे पॉजिटिव और धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, ये दो प्रकार थे। इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो क्या होगी? ऋणावेशित होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके साथ में ही हमने यह भी बताया था कि कोई वस्तु है, वस्तु पर आवेश के साथ में क्या आता है? मास भी आएगा। क्या आएगा? द्रव्यमान भी आता है। आवेश के साथ में क्या आएगा? द्रव्यमान आता है। लेकिन द्रव्यमान के साथ में आवेश नहीं आएगा। द्रव्यमान के साथ में आवेश नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पॉजिटिव वस्तु की क्या होगा? मास क्या होगा? कम। नेगेटिव वस्तु का मास क्या होगा? अधिक होगा। नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु का मास अधिक होगा। क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और इलेक्ट्रॉन आवेश किसके साथ आता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी अधिक होता है। इसके बाद में इनके आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण देखा था। आकर्षण किसके मध्य होगा? विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। सजातीय क्या होता है? दोनों चार्ज समान प्रकृति के होंगे। दोनों चार्ज कैसे होंगे? समान प्रकृति के। विजातीय आवेश क्या होगा? जिसमें दोनों चार्ज अलग अलग है, विपरीत प्रकृति के होते हैं, विजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आवेश। इसके बाद में देखा था आवेश और द्रव्यमान में डिफरेंस। आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, द्रव्यमान को स्थानांतरित नहीं किया जाता। वेग के साथ में परिवर्तित होगा, द्रव्य की आवेश वेग के साथ में परिवर्तित नहीं होता है। यह सब हमने देखा था। उसके बाद में इनके गुणधर्म देखे थे। आवेश संरक्षित राशि है, आवेश क्वांटित राशि है, आवेश अदिश राशि है, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, आज पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, आवेश क्वांटीकरण का नियम।
सभी इसको खोज करके उतारेंगे। जिसको पूरा लेक्चर देखना हो वो टाइप करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एंड क्वांटाइजेशन स्टूडेंट वाला। देखो अब पहला देखो आवेश आवेश क्वांटीकरण आवेश क्वांटीकरण का नियम आवेश क्वांटीकरण का नियम आवेश क्वांटीकरण का नियम सिद्धांत क्वांटीकरण सिद्धांत के नियम क्या होता है। आवेश क्वांटीकरण के नियम में क्या होता है। आवेश क्वांटीकरण में जब कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित आवेश, कोई वस्तु मान लो मेरे पास ये वस्तु है, इस वस्तु पर जितना भी आवेश उपस्थित है यह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये हो गया इसके ऊपर जितना भी आवेश है वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्णांक के रूप में होगा, न कि टुकड़ों के रूप में। कोई भी हम की वस्तु होती है, वस्तु को हम चार्ज सिर्फ पूर्णांक के रूप में ही चार्ज कर सकते हैं, किसी पॉइंट या फिर किसी टुकड़ों के रूप में उसे चार्ज नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कोई वस्तु ले ली, उस वस्तु को हम कोई एलु जलु चार्ज नहीं दे सकते। एलु जलु चार्ज नहीं दे, एलु जलु का मतलब हो गया कि हमने उसको 2.5 दे दिया, 3.5 दे दिया, 4.5 बोल दिया, 10 टू 10⁻⁻10 बोल दिया। इस प्रकार से उसको चार्ज नहीं दिया जा सकता। यदि किसी वस्तु को आवेशित करना है तो वस्तु को आवेशित करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही चार्ज देना होगा। अर्थात देखो किसी वस्तु को दिया गया आवेश, किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के, किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज होता है। अर्थात वस्तु पर उपस्थित आवेश संरक्षण आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेश पूर्णांक के रूप में आगे बढ़ेगा, पूर्णांक के रूप में बढ़ता है। वस्तु पर उपस्थित आवेश पूर्णांक के रूप में बढ़ता है। किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूर्णांक इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के रूप में ही आगे बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्या आ जाएगा एन ई। क्यों क्या है, वस्तु को दिया गया आवेश कि हम वस्तु को कितना आवेश दे रहे हैं। एन हो गया संख्या, क्यों हो गया एन हो गया, ई क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों, हमने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया और अन्य कोई क्वार्ट्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है। सबसे छोटी क्या होगी स्वतंत्र इकाई होती है, इसलिए क्या ले रहे थे हमने इलेक्ट्रॉन। क्लास लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी स्वतंत्र फंडामेंटल राशि होती है, इसलिए हम क्या ले रहे थे हम इलेक्ट्रॉन ले रहे थे।
सभी इतना नोट करो, उसके बाद में क्वेश्चंस करवाते हैं। नोट करना, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। मैं गिनूंगा 4 तक, 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। नोट्स बनाने सभी को खुद से। अब देखो क्वेश्चन, देखो उसका क्वेश्चन हो गया, कोई राम है, राम किसी वस्तु को, राम बता रहा है कि मैं कोई वस्तु है, उस वस्तु को 2.4 2.4 इंटू 10 की पावर 18 10 की पावर 18 कूलम आवेश देना चाहता हूँ, का आवेश देना चाहता हूँ। अब यह वस्तु, या ऐसे बोल दे, राम 2.4 इंटू 10 की पावर 18 है कूलम आवेश से वस्तु को आवेशित करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? अब बताओगे मेरे को सभी, क्या संभव है या नहीं। अब हमें क्या दिया है, क्यों का मान दे, कितना आवेश, वस्तु को राम कितना आवेश देना चाहता है, 2.4 इंटू 10 की पावर 18। इसके बाद में हमें पता है वस्तु पर चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना उपस्थित होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम वस्तु पर चार्ज उपस्थित रहता है। इसके बाद में हमें मालूम है कि आवेश कैसी राशि है, आवेश क्वांटिकट राशि है। तो आवेश क्वांटिकट के लिए हमने पढ़ा था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पढ़ा था। अब Q का मान आपको दिया है, E का मान आपको पता है, तो N का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q का मान हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर 18, एन ले लिया, एक बार प्लस माइनस नहीं ले रहे हम, सिर्फ 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर-19 आ जाएगा। फिर देखो इसको सोल्व करेंगे, एन इक्वल टू 1 से 1 पॉइंट गया 24/16 गुणा 10 की पावर 18 है। तो हम आगे उस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अब बोलते हैं हमें कि राम किसी वस्तु को 25 गुना 25 इंटू 10 की पावर-30 कूलम का आवेश देना चाहता है। क्या, किसी वस्तु को 25 इंटू 10 की पावर-30 कूलम देना, आवेश देना चाहता है, तो क्या वह किसी वस्तु को इतना आवेश दे सकता है, यह संभव है। तो हम यह ज्ञात करेंगे कि यह संभव है कि नहीं। हमें मालूम है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है। अब Q का मान आपको दिया है 25 इंटू 10 की पावर-30 एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम, ठीक है, ये भी कूलम। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर-30 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर-19। तो एन इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर-2, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा एन इक्वल टू जो कि संभव नहीं है, अतः राम किसी वस्तु को 25 इंटू 10 की पावर-30 आवेश नहीं दे सकता। दूसरा क्वेश्चन बोल दिया आपको कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछते। तो हमें क्या पता है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। Q का मान आ गया 1 कूलम, एन का मान ज्ञात करना है 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। एन इक्वल टू आएगा 1/1.6
इंटू 10⁻⁻19 एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 आवेश उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको ये ऐसा भी पूछ सकता है कि एक कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन नोट करोगे पॉज करके। कंजर्वेशन लो देखेंगे अब। आवेश संरक्षण के नियम में क्या है, आवेश संरक्षण का नियम बोलता है आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश क्या है, संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, कोई विलगित निकाय है, ये निकाय ले लिया मैंने, इस निकाय के अंदर मैं आवेश को न तो उत्पन्न कर सकता, न ही इसके अंदर ये जो आवेश है उसको नष्ट करूंगा। लेकिन क्या होता है, जो इसके अंदर आवेश उपस्थित है, इस निकाय में जो आवेश उपस्थित है वह आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। देखो, किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश, किसी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, अब ये चार्ज है, इस चार्ज के अंदर ये वस्तु है मेरे पास, इस वस्तु में जो भी चार्ज है, मैं इसको मान लो मेरे पास ये वस्तु वाली वस्तु है, इस वस्तु में चार्ज मेरे पास उपस्थित है 5 कूलम हो गया, मेरे पास वस्तु 5 कूलम हो गया, 6 कूलम हो गया, यहाँ पे आ गया -2 कूलम चार्ज आ गया। अब मैं इसी वस्तु को क्या करूंगा, पूर्णतः से हिला दूंगा, इसको झुम झुम करके इसको पूरा हिला दूंगा। अब मैंने इस वस्तु को हिलाया तो इसमें क्या हो, चार्ज न तो चार्ज उत्पन्न होगा, न ही एक विलगित निकाय का मतलब अकेले निकाय में, इस अकेले निकाय में किसी अन्य का सहारा नहीं है, तो ये अकेला क्या करेगा, न तो चार्ज उत्पन्न कर सकता, न ही चार्ज नष्ट करेगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, हिलाऊंगा, हिलाने से क्या होगा, इसके अंदर जो उपस्थित आवेश है वह उनका क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। क्या होगा, वो अपने आप में क्या परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन न तो वो बाहर जाएंगे, न बाहर से उसके अंदर आ सकते। तो अब इसके अंदर मैंने इसको हिलाया, हिलाने के बाद में इस पर चार्ज आ गया, इस वाली वस्तु पर यहाँ पर मान लो 3 कूलम आवेश आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 7 कूलम आवेश। तो इस वस्तु के ऊपर कितना चार्ज उपस्थित होगा, इस वाली वस्तु पर कितना चार्ज उपस्थित होगा, तो यह ज्ञात करना आपको मालूम। तो ये वाली वस्तु दोनों सेम वस्तु, इनको हिलाया। अब हमें पता है विलगित निकाय के अंदर आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात इसके अंदर जो आवेश है 5 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस -2 कूलम आवेश, इनका योग इनके योग के बराबर होगा 7 कूलम। इसको मैंने क्यों मान लेना है, क्यों मान लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया इस वाली वस्तु में उपस्थित आवेशों का योग इस वाली में उपस्थित वस्तु में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होगा, संरक्षित राशि होगी। ये हो गया आपके पास 11-2, कितना आ गया 9 कूलम, ये आ जाएगा 10 प्लस क्यू कूलम। तो क्यू का कितना आ जाएगा आपके पास मान -1, क्यू का मान कितना आ जाएगा -1 कूलम आवेश आ जाएगा आपके पास। तो क्यू का मान हो गया -1 कूलम आवेश। अब इसके अंदर देखो 7 अधिक 10 -1 कितने हो गए 9 कूलम, 5 से 11 -2 9 कूलम आवेश। अर्थात किसी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश को न नष्ट किया जा सकता, न ही उनको क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता।
विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। सभी इनको नोट करो। इसके साथ में एक चीज और देखो, 1 कूलम्ब इक्वल कितना होगा, 1 कूलम्ब होगा। इसके साथ में 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है, 1 कूलम्ब होता है। 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर हो जाएगा 10⁻⁶ इंटू कूलम्ब। 1 नैनो कूलम्ब 10⁻⁹ कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब 10⁻³ कूलम्ब। ये साथ में ये एंगस्ट्रॉम। ये नोट कर लो। उसके बाद में एक छोटी सी चीज और देखो यहाँ पे। अब हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि आवेश गतिशील है तो वह स्थिर विद्युत की में गतिज विद्युत की उत्पन्न करेगी। आवेश स्थिर है तो वह क्या करेगा, स्थिर विद्युत की। लेकिन यदि आवेश गतिशील है, आवेश 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 का वेग क्या है, 0। आवेश स्थिर है तो वह सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील है लेकिन किससे है, नियत वेग से। आवेश गतिशील किससे होगा, नियत वेग से गतिशील होगा तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील है लेकिन वेग क्या नहीं है, नियत नहीं है, वह परिवर्तित वेग के साथ गतिशील है तो उसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण बोल दो उनको, भी उत्पन्न करेगा। यदि आवेश वेग से क्या होगा, नियत वेग से गतिशील होगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। वेग नियत वेग से गतिशील नहीं है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण सभी उत्पन्न करता है। नोट करो सभी। मैंने मान लिया कि आपने नोट किया है। सभी पॉज करके नोट करोगे जिसने नोट नहीं किया। वस्तु को किस चालक और कुचालक के बारे में देखते हैं। चालक क्या होता है, परिभाषा सुन लो। चालक होगा जिसके अंदर, चालक होगा, एक तो होगा चालक, एक ले लिया मैंने कुचालक। चालक जिसमें वस्तुएं, जिसमें क्या होगा, वस्तु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संबंधित परमाणु से दुर्बल रूप से, दुर्बल बल से बंधा रहता है, दुर्बल बल से बंधा रहता है। वह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसके साथ में क्या होगा, तो वह क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। इसके साथ में एक चीज और देखो, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर स्थानांतरित हो जाता है। दिया गया आवेश सतह पर स्थानांतरित हो जाएगा। चालक के केंद्र पर आवेश का मान या आवेश कितना होगा, 0 होगा। चालक के केंद्र पर कितना होता है, 0 होगा। कुचालक में देखो, संबंधित इलेक्ट्रॉन संबंधित परमाणु से प्रबल रूप से, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रबल बल से बंधे होते हैं। गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। इसके साथ में क्या होगा, क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे। कुचालक करने के बाद में ये सब इसके अंदर इतना होगा। इसके अंदर चार्ज क्या होगा, इसके अंदर कुचालक हुए सभी इलेक्ट्रॉन भरते हुए होते हैं। ये तो अभी आपके चालक और कुचालक के बारे में बातें। अब देखो,
आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में पहली होगी घर्षण। पहले क्या होगी? घर्षण। घर्षण में क्या करते हैं, हम दो वस्तुएं लेंगे, दो पिंड ले, दो वस्तुएं ले ली, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे से रब करवाने पर, एक दूसरे में रब करवाने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर दूसरी वस्तु में हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, कमी वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित तथा अधिकता वाली वस्तु ऋणावेशित गुणधर्म प्रदर्शित करती है। दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ने पर एक वस्तु में धनावेश, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं क्या कहलाएगी? घर्षण विधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को रब करवाने पर कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? स्थानांतरण अधिक हो जाएंगे तथा कांच की छड़ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। कोष्टक में याद रख लो, इलेक्ट्रॉन कमी वाली वस्तु धनावेशित, इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। उदाहरण के लिए कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा दोनों, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ठीक है। कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित होती है। रेशम का कपड़ा कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऋणावेशित क्यों हुई? क्योंकि दोनों के मध्य क्या करवाया? घर्षण करवाया। घर्षण करवाने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, इससे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला क्या करेगा? ऋणावेशित तथा कांच के छड़ या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्या करेगा? धनावेशित गुण प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से हम क्या करें, हमारे सूखे बालों में क्या करेंगे? किसी स्केल को रगड़ने पर क्या हो जाता है? स्केल ऋणावेशित तथा हमारा क्या बाल क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं। दूसरा देखो बादलों में आवेशन का कारण, बादलों में आवेशन का कारण भी घर्षण है। बादलों में आवेशन का कारण भी क्या है? घर्षण होता है। सभी पहुंच करके उसको उतारोगे।
आगे देखो, दूसरी विधि आएगी आपकी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या है, एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को प्रेरित करती है। प्रेरित नाम में क्या है, प्रेरणा, प्रेरण। ये क्या करेगी, दूसरों को प्रेरणा देगी, उनको मोटिव करती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिव करेगी। जिसके देखो, मैंने ले ली वस्तु, ये क्या है, ए वस्तु है, ये वाली मेरे पास मान लो, ये वाली ए वस्तु है, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ए वाली वस्तु के पास पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास क्या है, बी वस्तु है, इसके पास क्या है, यह उदासीन है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है इसके पास। क्या है, ए वस्तु के पास पॉजिटिव, दूसरी वस्तु के पास नेगेटिव। अब प्रेरण विधि में क्या होता है, उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है, लेकिन टच नहीं करवाया जाता, उसके पास ही लाया जाता है। उदासीन वस्तु के पास में लाने पर उदासीन वस्तु पर उसके प्रेरित करने वाले वस्तु के अपोजिट चार्ज का आवेश एक तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो इसके अंदर देखो, प्रेरित वस्तु प्रेरण विधि में, प्रेरण विधि में आवेशित वस्तु के पास, आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु लाई जाती है, जिससे उदासीन वस्तु पर प्रेरित करने वाली वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश जाता है। क्या हो गया, ये तो शॉर्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक वस्तु आवेशित, दूसरी उदासीन। जब आवेशित वस्तु के पास क्या करेंगे हम, आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु को लेकर आएंगे। ये मेरे पास आ गई आवेशित वस्तु, ये वाली ए वस्तु है, इसके पास क्या लेकर आ रहा हूं मैं, जो उदासीन वस्तु है उसको लेकर आया। ये लेके आ गया मैं आवेशित वस्तु को। उसके बाद में क्या होगा, अगली स्टेप में होगा आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के ऊपर अपने से विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न कर देती है। ये चार्ज उत्पन्न क्यों हुआ, हमने पढ़ा था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तथा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर प्रतिकर्षित करेंगे। फिर अगले चरण में क्या करेंगे, वस्तु बी को भू संपर्कित करते हैं, वस्तु बी को भू संपर्कित किया जाता है। भू संपर्कित करने के बाद में क्या होगा, ये मैंने इसको किया, तो जो अवांछनीय चार्ज है, जो हमें नहीं चाहिए, वो चार्ज क्या हो जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, और हमारे पास प्रेरित करने वाली वस्तु के अपोजिट या विपरीत प्रकृति की वस्तु प्राप्त हो जाती है।
हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गए हमारे पास ए वस्तु और बी वस्तु। इसके बाद में क्या करेंगे, हम भू संकल्पित करेंगे। वस्तु को क्या करेंगे, वस्तु बी को क्या करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। भू संकल्पित करने के बाद में क्या होगा, वस्तु ए के अपोजिट चार्ज वाला चार्ज वस्तु बी पर क्या हो जाएगा, पूरी सतह पर फैल जाएगा, और जो हम अवांछनीय चार्ज था वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाएगा, और वह कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। भू संकल्पित देखो इस प्रकार से किया जाता है। ये वस्तु को मैंने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संकल्पित करने के बाद वस्तु में क्या आ जाएगा, ए वस्तु में धनावेशित तथा बी वस्तु क्या आ जाएगी, ऋणावेशित प्राप्त हो जाती है। प्रेरण विधि में क्या करना है, वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाना है, न कि वस्तुओं को एक दूसरे पे टच करवाना है। संपर्क में लाने के बाद में क्या होगा, जो वस्तु हमारे पास आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु के अपोजिट चार्ज का हमें उदासीन वस्तु पर स्थानांतरण होगा। उसके बाद में हमें उदासीन वस्तु को भू संकल्पित करवाना। भू संपर्कित करवाने के बाद में हमें दूसरी बी वस्तु क्या हो जाएगी, ए वस्तु के अपोजिट चार्ज की प्राप्त हो जाती है। उतारो इसको, वोच करके उतारेंगे सभी। इसके बाद में देखो, प्रेरण विधि में प्रेरित करने वाली वस्तु, प्रेरण विधि में जो वस्तु प्रेरित करती है वो वस्तु न तो अपना चार्ज खोती है, न ही अन्य चार्ज ग्रहण करती है। प्रेरित करने वाली वस्तु, प्रेरित करने वाली वस्तु न तो आवेश ग्रहण करती है, आवेश ग्रहण करती है, न ही आवेश त्याग है। दूसरा क्या है, प्रेरित करने वाली वस्तु न तो आवेश ग्रहण करेगी, न ही आवेश का त्याग करती है, तथा प्रेरित करने वाली वस्तु जिससे प्रेरित हो रही है, प्रेरित होने वाली वस्तु को, प्रेरित होने वाली वस्तु पर चार्ज, प्रेरित होने वाली वस्तु पर चार्ज प्रेरित करने वाली वस्तु से प्रेरित करने वाली वस्तु के बराबर या कम पर चार्ज बराबर या कम होता है,
बराबर या कम होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। जो वस्तु प्रेरित हो रही है उस पर जो चार्ज आ रहा है वह प्रेरित करने वाली वस्तु के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई आपको प्रेरित और प्रेरित विधि। ठीक है, इसके बाद में आएगी चालन विधि। कौन सी आएगी? इसके बाद में 3 नंबर आती है चालन विधि। चालन विधि में क्या करते हैं? चालन विधि में होगी एक आवेशित वस्तु तथा दूसरी क्या होगी? अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु के पास या आवेशित वस्तु के संपर्क में, टच में किया जाता है। प्रेरण विधि में एक दूसरे के टच नहीं किया जाता, चालन विधि में दूसरों को टच किया जाता है। आवेशित वस्तु को, इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु से, आवेशित वस्तु से आवेश स्थानांतरित हो जाता, आवेश स्थानांतरित हो जाता है। यह आवेश, जो आवेश स्थानांतरण हो रहा है वह स्थानांतरित आवेश उस वस्तु के बराबर होगा या फिर कम होगा। यह आवेशित वस्तु में, आवेशित वस्तु के आवेशन में कमी करेगा। आवेशित वस्तु के, आवेशित वस्तु के आवेशन में कमी करता है। आवेशित वस्तु के आवेशन में क्या करेगा? कमी करेगा। और अनावेशित वस्तु जो उदासीन अनावेशित थे उसे भी क्या करेगा? आवेशित कर देता है। ये हो गई आपकी चालन विधि। चालन विधि हो गई, प्रेरण विधि, आवेशन का नियम हो गए। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।